डोरियन ग्रे की तस्वीर। धूप से सराबोर एक शांत कमरा, दीवारों पर टंगी कुछ अधूरी तस्वीरें और उस कमरे के बीचों बीच एक चित्रकार जो नजरें टिकाए बैठा है अपने सबसे प्रिय चित्र पर। यह कोई साधारण चित्र नहीं, ये डोरियन ग्रे की तस्वीर है। बेसिल हॉलवर्ड, लंदन का एक गंभीर और संवेदनशील कलाकार, इस तस्वीर को अपनी आत्मा का प्रतिबिंब मानता है। वो कहता है, ये मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन कृति है और शायद मेरी आखिरी भी। लेकिन क्यों? एक चित्र को देखकर कोई ऐसा कैसे कह सकता है? क्योंकि इस चित्र में केवल रंग नहीं है, इसमें एक आदर्श सुंदरता, एक मासूम आत्मा और एक ऐसा चेहरा है जिसे देखकर वक्त भी रुक जाए। डोरियन ग्रे की सुंदरता ने बेसिल की कला में जान डाल दी थी, लेकिन साथ ही उसने बेसिल के मन में एक भय भी बैठा दिया था। कहीं ये सुंदरता किसी दिन खो न जाए, कहीं ये मासूमियत इस दुनिया की चालाकियों में न बजाए। इसी बीच वहां आता है बेसिल का पुराना मित्र लॉर्ड हेनरी वॉटन, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन को एक खेल मानता है, जो कहता है सच्चा ज्ञान सिर्फ आनंद में है, नैतिकता एक बोझ है और जो सुंदर है वही सही है। बेसिल जो दिल से जीता है और लॉर्ड हेनरी जो दिमाग से खेलता है। इन दोनों के बीच की बातचीत में हमें वो गहराई मिलती है जो जीवन और कला के बीच के अंतर को उजागर करती है। बेसिल नहीं चाहता कि हेनरी डोरियन से मिले, क्योंकि वह जानता है हेनरी की बातों में एक जादू है, एक जहर जैसा आकर्षण। लेकिन जैसे भाग्य की किताब पहले से ही लिखी होती है, डोरियन आ ही जाता है। डोरियन ग्रे, वो क्षण जब लॉर्ड हेनरी पहली बार डोरियन को देखता है, वही क्षण इस कहानी की दिशा तय करता है। हेनरी डोरियन से बातें करता है, उसे सुंदरता के मायने बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि सुंदरता क्षण भंगुर होती है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारा चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा, लेकिन अभी तुम देवताओं जैसे सुंदर हो और तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए, पूरी तरह बिना किसी शर्म के। और वहीं डोरियन के मन में एक बीज बो दिया जाता है। सुंदरता जो पहले बस एक उपहार थी, अब उसकी पहचान बन जाती है और वो डर कि कहीं ये खो न जाए उसे भीतर से हिला देता है। ये केवल एक परिचय नहीं था, ये था एक आत्मा के पतन की शुरुआत। एक सुंदर धूप से भरे बगीचे में, जहां फूलों की महक है, तितलियां है और एक जवान आत्मा जो पहली बार सोचने लगी है, क्या सच में सुंदरता ही सब कुछ है? लॉर्ड हेनरी अब धीरे धीरे डोरियन के मन को अपनी बातों से मोड़ रहा है। वो कहता है, डोरियन, तुम्हारी जवानी सबसे कीमती चीज है। वो दिन जब तुम्हारा चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा, तुम्हारे होंठ मुरझा जाएंगे, वो जल्द ही आने वाला है। तब तुम पछताओगे कि क्यों तुमने उस सुंदरता का आनंद नहीं लिया जब समय तुम्हारे साथ था। पहले डोरियन शांत था, सौम्य था, लेकिन अब उसके भीतर कुछ खिंचने लगा है। उसे लगने लगा है कि ये सुंदरता जो कभी उपहार लगती थी, अब एक भय बनती जा रही है। और फिर अचानक जब बेसिल अपने चित्र पर आखिरी स्ट्रोक डालता है और डोरियन को उसका पूरा चेहरा दिखाई देता है, वो ठहर जाता है। उसने खुद को कभी इस नजर से नहीं देखा था, इतना निर्दोष, इतना सुंदर, जैसे कोई देवदूत जमीन पर उतर आया हो। और तभी डोरियन की जुबान से एक ऐसा वाक्य निकलता है जो इस पूरी कहानी की दिशा को मोड़ देता है। वो कहता है, काश ये चित्र बूढ़ा होता और मैं हमेशा जवान रहता। मैं अपनी आत्मा तक दे दूं इसके बदले। एक साधारण सी लगने वाली इच्छा, लेकिन इतनी गहरी, इतनी आत्मा को छू जाने वाली कि मानो उसने खुद भगवान से एक सौदा कर लिया हो। उस दिन, उस क्षण डोरियन ग्रे ने अपने भाग्य को बदल दिया। और क्या विचित्र बात थी, उसने ये बात एक मजाक की तरह कही थी, लेकिन जो बातें दिल से निकलती है वो अक्सर ब्रह्मांड सुनता है। कभी कभी हम खुद नहीं जानते कि हम क्या मांग रहे हैं, और जब वो मांग पूरी होती है तो उसकी कीमत क्या होगी।
बेसिल चाहता है कि इस चित्र को दुनिया देखे, लेकिन डोरियन अब खुद को किसी और की नजर में नहीं देखना चाहता। वो इस चित्र से डरने लगता है। उसका सौंदर्य अब उसे डराने लगा है, क्योंकि वो जान गया है कि ये हमेशा नहीं रहेगा। और वहीं से शुरू होता है डोरियन ग्रे का भीतरी परिवर्तन। वो अब केवल एक युवा नहीं रहा, वो अब वो व्यक्ति बनने लगा है जिसे जीवन की परवाह नहीं, केवल उसकी छवि की चिंता है। बेसिल उस चित्र को अपना सबसे बड़ा प्रेम मानता है, लेकिन डोरियन अब उसे देखने से भी डरता है। एक मासूम युवक ने अनजाने में एक ऐसा सौदा कर लिया जिसकी कीमत शायद सिर्फ समय ही बताएगा। क्या डोरियन सच में हमेशा जवान रह पाएगा? और अगर हाँ, तो उसकी आत्मा का क्या होगा? क्योंकि जब हम खुद को रूप में देखना शुरू करते हैं तो भीतर की असलियत धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। कहानी अब सिर्फ सुंदरता की नहीं रही, अब ये बदल रही है विचारधारा की लड़ाई में। लंदन के एक आलीशान शाही से ड्राइंग रूम में लॉर्ड हेनरी अपने चाचा लॉर्ड फरमोर से मिलने जाता है, लेकिन ये एक साधारण पारिवारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि एक खोज है। लॉर्ड हेनरी जानना चाहता है डोरियन ग्रे का अतीत, उसका परिवार कौन था, कहां से आया, और यहां हमें डोरियन के इतिहास की झलक मिलती है जो कहानी में एक और परत जोड़ देती है। डोरियन की मां एक असाधारण सुंदर युवती थी, एक शाही राजकुमारी जैसी, लेकिन उसने प्यार किया एक गरीब सैनिक से, और ये बात डोरियन के दादा को नागवार गुजरी। डोरियन के पिता की मौत एक रहस्यमयी दुर्घटना में हो गई, शायद एक साजिश, और उसकी मां का दिल भी जल्द ही टूट गया। डोरियन अपने बचपन में अनाथ जैसा ही पला, एक सुंदर खोल, लेकिन भीतर एक खालीपन जो अब लॉर्ड हेनरी जैसे लोगों के शब्दों से भरने लगा है। इसके बाद लॉर्ड हेनरी पहुंचता है एक भव्य दोपहर के भोज पर, एक लंच पार्टी। यहां लंदन के सबसे प्रभावशाली लोग इकट्ठा हैं, रईस, लेखक, राजनीतिज्ञ और ऊंचे कुल के लोग। और यही वो जगह है जहां लॉर्ड हेनरी अपनी असली भूमिका निभाता है, विचारों का जाल बुनने वाला। वो सबके सामने अपने विशेष विचार साझा करता है, सुंदरता, आनंद और नैतिकता पर। नैतिकता केवल समाज द्वारा बनाई गई एक कल्पना है, पाप वही है जिसे समाज ने पाप घोषित किया है। इन बातों में एक रहस्यमयी आकर्षण है। वो सच्चाई बोलता है, लेकिन एक ऐसे अंदाज में जो आत्मा को चुपचाप खोखला कर देता है। और फिर वो आता है डोरियन ग्रे। अब डोरियन पहले जैसा मासूम नहीं रहा। लॉर्ड हेनरी की बातों ने उसकी सोच को बदलना शुरू कर दिया है। वो अब खुद से पूछता है, क्या सच में मैं सिर्फ एक सौंदर्य हूं जिसे खोने से डरना चाहिए, या मुझे हर उस अनुभव को जीना चाहिए जो मुझे मिलेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो? लॉर्ड हेनरी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है। वो स्वयं कोई बुरा काम नहीं करता, लेकिन दूसरों को इस तरह प्रभावित करता है कि वे स्वयं गलत और विनाशकारी राह पकड़ लें। डोरियन, जिसने अभी अभी अपनी आत्मा की कीमत पर एक इच्छा की है, अब धीरे धीरे उस राह पर बढ़ रहा है जहां केवल इच्छाएं, आनंद और छवि मायने रखती हैं। और इस सब के बीच बेसिल, जो अब भी डोरियन को एक आदर्श की तरह देखता है, दूर कहीं हाशिए पर खड़ा है। उसकी आवाज अब धीमी पड़ती जा रही है। डोरियन की कहानी अब धीरे धीरे सौंदर्य से पाप की ओर बढ़ रही है, और ये सब हो रहा है बिना किसी शोर शराबे के, बस चुपचाप। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो जीवन के धागों को पूरी तरह से बदल देते हैं। डोरियन ग्रे, जो अब तक सुंदरता और आत्मा के द्वंद में उलझा था, अब प्रेम नामक भाव से टकराता है। यहां हमें मिलती है सिबिल वैन, एक सामान्य गरीब थिएटर अभिनेत्री जिसके अभिनय में एक मासूम जादू है। वो जूलियट का किरदार निभा रही थी, शेक्सपियर की नायिका। और जब डोरियन ने उसे देखा तो जैसे कला ने कला को देख लिया। डोरियन मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा जैसे ये लड़की उसके लिए ही बनी है। उसकी मासूमियत, उसकी आंखों की चमक, उसका मंच पर बह जाना। वो अब पहली बार किसी को देखने के बजाय किसी को महसूस कर रहा था।
डोरियन हर दिन उस थिएटर में जाने लगा। हर रात एक नया नाटक, और हर बार सिबिल उसके दिल में एक नई लकीर खींच देती। वो अब वास्तविक जीवन से भागकर उस मंचीय जीवन में डूबता जा रहा था, जहां सब कुछ कल्पना था, लेकिन उस कल्पना में उसे सच्चाई दिखती थी। जब लॉर्ड हेनरी को ये सब पता चलता है, वो चौंकता है, क्योंकि डोरियन अब सिर्फ सुंदरता का प्यासा नहीं, बल्कि प्रेम में डूबा हुआ कवि बन गया था। डोरियन कहता है, मैं सिबिल से शादी करना चाहता हूं। मैंने कभी कुछ इतना सच्चा नहीं जाना। लेकिन लॉर्ड हेनरी मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में हमेशा एक गुप्त कटाक्ष होता है। प्रेम केवल एक क्षणिक प्यास है, डोरियन। जो लोग शादी करते हैं वे कलाओं को भूल जाते हैं। यहाँ एक गहरी बात छुपी है। डोरियन का प्रेम सिबिल से नहीं था, बल्कि उस कला से, उस कल्पना से, उस नाटक से जिसमें सिबिल डूब जाती थी। उसने सिबिल को उसके किरदारों में देखा, न कि एक इंसान के रूप में। और यही आने वाले समय में एक खतरनाक मोड़ बन जाएगा। अब डोरियन अपने जीवन को पहले से कहीं अधिक सुंदर मानने लगा है। उसका सौंदर्य, उसका चित्र, उसका प्रेम, सब उसे स्वप्न जैसा लग रहा है। वो लॉर्ड हेनरी को एक लंबा पत्र लिखता है, जिसमें वो अपने इस प्रेम की व्याख्या करता है। लेकिन वो भूल जाता है कि वो अब वही इंसान नहीं रहा है जिसने मासूमियत से वो चित्र बनवाया था। वो अब धीरे धीरे अपने वास्तविक जीवन से दूर जा रहा है। उसकी सच्चाई अब मंच पर अभिनय करने वाली लड़की में बस गई है। लेकिन सवाल ये है, अगर सिबिल मंच से नीचे उतरकर बस एक लड़की रह जाए, तो क्या डोरियन का प्रेम भी उसके साथ मंच से उतर जाएगा? क्या डोरियन को प्रेम है, या केवल उस कल्पना से जो उसे सिबिल के अभिनय में मिलती है? डोरियन ने ये कभी नहीं सोचा कि जब हम किसी को एक कल्पना की तरह प्रेम करते हैं तो असलियत अक्सर हमें परेशान कर देती है। क्या सिबिल वेन सच में उसकी जिंदगी की जूलियट है, या सिर्फ एक किरदार थी, एक अधूरा सपना? सिबिल वेन का संसार एक साधारण घर, जहां कला और गरीबी एक साथ रहते हैं। एक ऐसा माहौल जहां थिएटर का सपना तो पलता है, लेकिन रोटी की कीमत हमेशा भारी पड़ती है। सिबिल वेन इस वक्त एक अलग ही दुनिया में जी रही थी। उसका दिल, उसका मन, उसका हर ख्वाब अब सिर्फ डोरियन ग्रे के इर्द गिर्द घूमता था। उसके लिए डोरियन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि जैसे कोई राजकुमार हो, कोई परी कथा का पात्र। वो उसे प्रिंस ऑफ लव कहकर पुकारती थी। डोरियन ने उसके जीवन में एक ऐसा रंग भर दिया था जो अब तक केवल मंच की रोशनी में ही दिखता था, लेकिन अब वो रोशनी उसके भीतर जलने लगी थी। लेकिन जहां एक ओर सिबिल प्रेम में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी ओर उसका भाई जेम्स वेन, जिसे अगले दिन ऑस्ट्रेलिया रवाना होना था, उसे लेकर गहरी चिंता में था। जेम्स एक सीधा सादा, कठोर मेहनत करने वाला युवक था, जिसे न तो कला की भाषा समझ आती थी, न प्रेम की लहरें, लेकिन उसे अपनी बहन से गहरा लगाव था। और उसका मन बार बार ये संकेत दे रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। जेम्स को डोरियन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, भले ही उसने उसका नाम भी न सुना हो। उसे बस इतना लगता था कि कोई अमीर, खूबसूरत आदमी उसकी मासूम बहन के दिल से खेल रहा है। वो अपनी बहन से बार बार पूछता है, क्या वो आदमी तुमसे शादी करेगा? लेकिन सिबिल सिर्फ मुस्कुराकर कहती है, वो मुझे प्यार करता है, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। जब एक स्त्री प्रेम में होती है तो वो सच्चाई को नहीं देखती, वो केवल उस भावना को पकड़ती है जो उसे उड़ान देती है। सिबिल भी उस उड़ान में थी, लेकिन जेम्स जमीन पर था। वो अपनी बहन को उस ऊंचाई से गिरते नहीं देखना चाहता था। जेम्स वेन एक ऐसा किरदार है जो उस समय का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सम्मान, सदाचार और बहन की रक्षा पुरुष के लिए प्राथमिक कर्तव्य माने जाते थे। जब सिबिल उसे समझाने की कोशिश करती है कि डोरियन बहुत नेक है, तो जेम्स सिर्फ एक वाक्य कहता है, अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तो मैं उसे मार डालूंगा। ये शब्द मात्र क्रोध नहीं थे, बल्कि उसमें छुपी थी
एक चेतावनी, एक शाप, एक भावी तूफान की दस्तक। ये वही क्षण था जहां पहली बार इस प्रेम कहानी में मृत्यु की संभावना पनपती है, हल्की लेकिन वास्तविक। फिर मां प्रवेश करती है, सिबिल और जेम्स की मां। वो एक ऐसी महिला है जिसने अपना जीवन थिएटर को समर्पित कर दिया था, लेकिन अब अपनी बेटी के भविष्य को लेकर थोड़ी स्वार्थी भी हो गई थी। वो डोरियन को एक उच्च वर्गीय युवक के रूप में देखती है और चाहती है कि सिबिल इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर यह रिश्ता टिक गया तो शायद गरीबी से मुक्ति मिल सके। लेकिन मां का ये नजरिया सिर्फ सामाजिक प्रगति की चाहत में था। सिबिल का प्रेम निश्चल था, जेम्स का डर वास्तविक था। ये प्रेम, भय और सामाजिक इच्छाओं के बीच की उस महीन रेखा को दर्शाता है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जहां एक बहन प्रेम में डूबी है, एक मां स्वार्थ में उलझी है और एक भाई भविष्य की अनहोनी को महसूस कर रहा है। और हम पाठक के रूप में अब इस प्रेम कहानी को केवल एक सुंदर यात्रा नहीं कह सकते, क्योंकि अब इसमें एक डर समा गया है। एक अजीब लेकिन शांत वातावरण में डोरियन ग्रे, लॉर्ड हेनरी और बेसिल हेलवर्ड तीनों एक साथ बैठे हैं, लेकिन माहौल में एक अनकही बेचैनी तैर रही है। बेसिल को अभी अभी खबर मिली है कि डोरियन ने एक सुंदर और अनजानी अभिनेत्री से सगाई कर ली है और वो स्तब्ध है। बेसिल, जो न केवल डोरियन का चित्रकार है बल्कि उसका एक गहरा मित्र भी है, इस बात से परेशान है कि डोरियन इतनी जल्दी इतनी गंभीर जिंदगी की दिशा में क्यों बढ़ रहा है। और लॉर्ड हेनरी हमेशा की तरह चीजों को एक खेल समझकर मुस्कुरा रहा है, मानो प्रेम भी उसकी आंखों में एक अस्थाई अभिनय हो। डोरियन लेकिन आज बदला सा लगता है। उसका चेहरा चमक रहा है। वो एकदम यकीन से भरे शब्दों में बताता है कि सिबिल वैन के साथ उसके जीवन में प्रेम का ऐसा अनुभव आया है जैसा किसी शेक्सपियर नाटक में होता है। वो कहता है कि जब उसने सिबिल को मंच पर अभिनय करते देखा, तब उसे पहली बार लगा कि कला और जीवन एक हो सकते हैं। और अब जब सिबिल उससे प्रेम करती है तो उसकी आत्मा भी जैसे जाग उठी है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है, डोरियन को सिबिल से प्रेम उतना नहीं था जितना कि उसके अभिनय से। उसके लिए सिबिल एक नायिका थी, नाटक की, कल्पना की, मंच की। और अब जब वो सगाई कर रहा है तो असल में वो अपने भीतर चल रही कला और सुंदरता की उस अनुभूति से बंधा है, सिबिल से नहीं। बेसिल धीरे से चेतावनी देता है, डोरियन, तुम इतनी तेजी से भावनाओं में बह रहे हो। ये सच्चा प्रेम नहीं, एक भ्रम हो सकता है। लेकिन डोरियन उस चेतावनी को सुनना नहीं चाहता। उसकी आंखों में सिबिल की छवि है, लेकिन वो छवि असली नहीं, एक परफॉर्मर की है, एक कल्पना की। लॉर्ड हेनरी वही बैठा हर बात का मजाक बना रहा है। उसके लिए प्रेम एक लहर है जो आती जाती रहती है। और पहली बार पाठक ये महसूस करता है कि डोरियन बेसिल की सच्ची संवेदना और लॉर्ड हेनरी की प्रभावशाली दार्शनिकता के बीच झूल रहा है। और धीरे धीरे वो हेनरी की ओर झुकता जा रहा है, एक ऐसे मार्ग की ओर जहां प्रेम भावना नहीं, एक अनुभव मात्र रह जाता है। डोरियन सगाई की खबर को गर्व से बताता है। वो कहता है कि उसने एक सच्चे कलाकार से प्रेम किया है और अब वो उसके साथ जीवन बिताना चाहता है। लेकिन इस उत्साह में भी जब वो सिबिल का वर्णन करता है तो उसकी हर बात उसके अभिनय के बारे में होती है। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसका शेक्सपियर के पात्रों को जीवंत बना देना। और यहीं से कहानी में एक खामोश त्रासदी जन्म लेती है। डोरियन को प्रेम है, लेकिन किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसकी कला से। और जब कोई व्यक्ति कला को प्रेम करता है तो वो उस व्यक्ति की मानवता को भूल जाता है। उसे उस कलाकार की कमजोरियां, भावनाएं और वास्तविकताएं दिखाई ही नहीं देती। और यही उस प्रेम की सबसे बड़ी भूल होती है। बेसिल अंत में हार मानकर चुप हो जाता है। लॉर्ड हेनरी बस मुस्कुराता है और डोरियन अपने भ्रमित प्रेम में डूबा हुआ आने वाली रात के नाटक की प्रतीक्षा करता है, ये सोचते हुए कि अब उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, और शायद कहानी भी जानती है, कि असली बदलाव तब आता है जब हकीकत अभिनय से टकराती है।
फिर आती है वो रात जिसका डोरियन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज सिबिल वैन फिर मंच पर आने वाली है और डोरियन को पूरा विश्वास है कि आज वो अपने प्रेम को फिर से जिएगा, अपने शेक्सपियर की नायिका को फिर से देखेगा। लेकिन मंच की रोशनी जब जलती है कुछ बदल जाता है। डोरियन, लॉर्ड हेनरी और बेसिल तीनों थिएटर में मौजूद है। सिबिल मंच पर आती है और जैसे ही वो बोलना शुरू करती है कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसकी आवाज में भाव नहीं है, उसकी आंखों में जीवन नहीं है, उसकी चाल, उसकी अदाएं सब बनावटी लगती है। वो वही सिबिल नहीं है जिसे डोरियन ने प्रेम किया था। डोरियन के दिल में हलचल मचती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि जिसे वो प्रेम करता है वही आज इतना बेजान, इतना खोया हुआ, इतना औसत कैसे हो सकती है। बेसिल और हेनरी भी असहज हो जाते हैं। दर्शकों में खुसर पुसर शुरू हो जाती है, हंसी आती है, फुसफुसाहटें होती है और एक बिंदु पर लोग थिएटर छोड़कर जाने लगते हैं। सिबिल का अभिनय पूरी तरह विफल हो जाता है। डोरियन का दिल टूटता नहीं, चटकता है। लेकिन यहाँ एक बेहद अहम बात होती है। उसका दिल इसलिए नहीं टूटता कि सिबिल दुखी है या वो तनाव में है। उसका दिल इसलिए टूटता है क्योंकि उसकी कल्पना की देवी, उसकी आदर्श नायिका अब केवल एक साधारण स्त्री निकली। मंच खत्म होता है। डोरियन क्रोध में उबलता हुआ सिबिल के पास जाता है। सिबिल का चेहरा चमक रहा है, वो भावुक है, भाव विभोर है। वो कहती है, डोरियन, आज मैं जान गई कि मैं मंच की सच्चाई नहीं, तुम्हारे प्रेम की सच्चाई जीना चाहती हूं। मुझे अभिनय करना एक झूठ लगने लगा। आज मैं खुद को नहीं झूठ में ढाल पाई क्योंकि आज मैं सचमुच तुमसे प्रेम करती हूं। लेकिन डोरियन, जो आज पहली बार सच्चा प्रेम सुन रहा है, उसे समझता नहीं, या शायद समझना ही नहीं चाहता। वो ठंडी निगाहों से सिबिल को देखता है और कहता है कि आज जो तुमने मंच पर किया उसने मेरा प्रेम नष्ट कर दिया। मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता था क्योंकि तुम कला थी, अभिनय थी, लेकिन अब तुम केवल एक औरत हो, एक साधारण, कमजोर और नाटकीय औरत। सिबिल के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं, लेकिन डोरियन उसे छोड़कर चला जाता है, बिना माफी, बिना करुणा, बिना ये समझे कि उसने आज क्या तोड़ा है। उसी रात डोरियन अपने घर लौटता है। उसके कमरे में वो मशहूर पोर्ट्रेट, वो चित्र जो बेसिल ने बनाया था, टंगा हुआ है और जब वो उस चित्र को देखता है तो वो ठहर जाता है। चित्र के चेहरे में एक अजीब सी कठोरता, एक हल्की सी क्रूरता की झलक दिखती है। डोरियन घबरा जाता है। क्या ये उसकी कल्पना है? क्या ये केवल प्रकाश का खेल है? नहीं, शायद ये वही क्षण है जहां उसका चित्र उसकी आत्मा का प्रतिबिंब बनने लगा है। डोरियन को एहसास होता है कि उसने आज एक मासूम दिल को कुचला है, लेकिन साथ ही वो उस गिल्ट को, उस पश्चाताप को अपने भीतर नहीं महसूस करना चाहता। उसे लगता है अगर उसका चित्र बदल रहा है तो क्या वो खुद बिना बूढ़े हुए, बिना बदले अपने सारे पापों को उस तस्वीर पर डाल सकता है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य जन्म लेता है। चित्र अब केवल कला नहीं है, वो अब एक दर्पण है, आत्मा का, पाप का, पतन का। और डोरियन उस दर्पण में पहली बार अपनी गिरती हुई आत्मा को देखता है। अब सवाल ये है, क्या डोरियन सिबिल से माफी मांगेगा? क्या वो उस रात को भूल पाएगा? या फिर अब वो अपने अपराधों को उसी पोर्ट्रेट में कैद करके आगे बढ़ जाएगा? डोरियन ग्रे सुबह उठता है, लेकिन उसकी रात की यादें, सिबिल को छोड़े जाने की, उस थिएटर की और सबसे ज्यादा अपने चित्र की बदलती हुई शक्ल की, उसकी आत्मा में उथल पुथल मचा रही है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये सब उसका भ्रम था, लेकिन फिर जैसे ही उसकी निगाह उस चित्र पर जाती है, वो दोबारा वही खड़ा हो जाता है, उस रहस्यमयी सच के सामने जिसे अब नकारना असंभव है। चित्र का चेहरा अब वही नहीं रहा। आंखों में हल्की सी क्रूरता आ गई है, होठों में एक ऐसा संकोच मानो किसी ने किसी मासूम को चोट पहुंचाई हो। डोरियन घबरा जाता है।
उसे याद आता है सिबिल की नम आंखें, उसका कांपता हुआ स्वर और वो वाक्य जो डोरियन ने क्रोध में कहा था, तुम अब केवल एक साधारण लड़की हो। वो पलटता है, सोचता है, क्या मैं सिबिल से माफी मांग लूं? उसके भीतर की आवाज उसे पुकारती है। ये आत्मा की पहली फुसफुसाहट है, पश्चाताप की पहली दस्तक। उसे लगता है कि अगर वो आज भी जाकर सिबिल से माफी मांग ले, उससे प्रेम पूर्वक बात करे, तो शायद सब कुछ फिर से जुड़ सकता है। लेकिन तभी एक दस्तक होती है। लॉर्ड हेनरी का संदेश आता है और उसमें एक खबर, ऐसी खबर जो समय को रोक देती है। सिबिल वैन मर चुकी है। हाँ, डोरियन को बताया जाता है कि सिबिल ने उसी रात जहर खा लिया था और आत्महत्या कर ली। उसके प्रेम का, उसके आत्मसम्मान का अंत उसी क्षण हो गया था जब डोरियन ने उसे ठुकराया। डोरियन पहले स्तब्ध होता है, एक पल को सांस रुक जाती है, लेकिन फिर जो प्रतिक्रिया आती है वो इंसानी नहीं लगती। वो उदास नहीं होता, रोता नहीं। वो कहता है, ये एक शानदार त्रासदी है, किसी ग्रीक नाटक जैसी। उसकी आत्मा में जन्म लेने वाला अपराध बोध एक बार फिर लॉर्ड हेनरी की दार्शनिक बातों में दबा दिया जाता है। हेनरी उसे समझाता है कि ये घटना तुम्हारी जिंदगी का अनुभव बन सकती है। कला और जिंदगी एक जैसे हैं, और जब प्रेम मर जाता है वो अमर हो जाता है। डोरियन इस बात को समझने की बजाय स्वीकार करने लगता है। वो अब अपने अपराध से दूर भागता नहीं, बल्कि उसे सुंदर बनाकर देखने लगता है। वो अपनी आत्मा की चीखों को अनसुना कर देता है। वो चित्र की बदलती शक्ल को अब डर से नहीं, रुचि से देखने लगता है। उसे लगता है, अगर ये चित्र मेरी आत्मा को अपने भीतर समेट लेता है, तो क्यों न मैं जीवन को पूरी तरह जीऊं? क्यों न मैं हर भावना को, हर अनुभव को पूरी तरह चख लूं, बिना पछतावे, बिना सीमा के। और यहीं डोरियन अपनी नैतिकता को ताला लगाकर उस जीवन की ओर मुड़ता है जो केवल अनुभवों, विलास और सुंदरता से भरा है, लेकिन खाली आत्मा से। डोरियन चित्र को छुपा देता है ताकि कोई उसे देख न सके, क्योंकि अब वो जान चुका है ये चित्र अब केवल उसका प्रतिबिंब नहीं, उसकी आत्मा का बोझ बन चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि डोरियन गलत कर रहा है या सही। अब सवाल ये है, क्या वो अपनी आत्मा को चुप कराने के लिए हर बार उसे और गहराई से कुचलेगा? क्या आत्मा की तस्वीर धीरे धीरे एक राक्षसी रूप ले लेगी? और क्या डोरियन उस रूप से भयभीत होगा या मोहित? सुबकती हुई सुबह है। हवाओं में एक अजीब सी नमी है। सिबिल वैन की मृत्यु हो चुकी है और आज उसके बाद का पहला दिन है। बेसिल हेल्वर, जो अब तक डोरियन को एक पवित्र, मासूम और नैतिक युवक मानता आया था, वो सीधे डोरियन के घर आता है। उसका दिल टूटा हुआ है। उसे लगता है कि शायद डोरियन इस समय टूट चुका होगा और उसे सहारे की जरूरत होगी। लेकिन जैसे ही वो डोरियन से मिलता है, उसका भ्रम चकनाचूर हो जाता है। डोरियन शांत है और एक विचित्र तरीके से खुश और सहज दिख रहा है। बेसिल चौंक जाता है। वो पूछता है, क्या तुम सिबिल की मौत से दुखी नहीं हो? डोरियन कहता है, मैं रात तक बहुत परेशान था, लेकिन सुबह के साथ सब धुंधला हो गया। अब मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूं। ये सुनकर बेसिल अंदर तक हिल जाता है। वो देख रहा है, ये वही डोरियन नहीं है जिसे उसने चित्रित किया था। ये इंसान अब बदल चुका है और ये बदलाव सुंदरता के पीछे छिपे अंधकार की तरह है। बेसिल उसके सामने बैठता है। वो उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, डोरियन, तुम्हारे चेहरे में कुछ अजीब बात है। तुम्हें वो मासूम चमक नहीं रही। तुम्हारी आंखों में कुछ छिपा हुआ है। डोरियन का चेहरा तन जाता है। वो गुस्से को रोकता है, फिर वो बात बदल देता है, लेकिन बेसिल रुकता नहीं। वो डोरियन से विनती करता है, वो चित्र मुझे वापस दे दो। वो कहता है कि वो अब उस चित्र को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो अब डोरियन की आत्मा का आईना बन चुका है। डोरियन के अंदर कुछ सुलग उठता है। वो जानता है कि अगर बेसिल ने उस चित्र को देखा तो वो सब जान जाएगा। उस गुप्त सौदा को,
उस आत्मा की गिरावट को, उस क्रूरता को जो उस चित्र में उतरने लगी है। डोरियन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अब वो चित्र किसी को नहीं दिखाऊंगा, और नहीं मैं उसे वापस दूंगा। बेसिल के चेहरे पर दुख उतर आता है। वो समझ जाता है कि डोरियन केवल उसका दोस्त नहीं रहा, अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जो खुद की आत्मा से आंखें चुराना सीख चुका है। बेसिल अपने दिल की गहराई से कहता है, डोरियन, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता था, एक दोस्त, एक कलाकार, एक इंसान के रूप में। लेकिन आज मुझे लग रहा है मैं तुम्हें खो चुका हूं। लेकिन डोरियन चुप रहता है। अब वो प्रेम, करुणा और नैतिकता की भाषा नहीं समझता। अब उसकी दुनिया केवल सौंदर्य, अनुभव और एक रहस्यमयी अंधकार से बनी है। अब सबसे बड़ी बात सामने आती है। वो ये नहीं कि डोरियन बदल चुका है, बल्कि ये है कि जो लोग उसे सच्चे दिल से चाहते थे अब उसे पहचान नहीं पा रहे। और यही सबसे बड़ा खतरा है, जब इंसान बाहरी रूप से वही रहता है लेकिन भीतर से गिरता चला जाता है। चित्र अब एक रहस्य बन चुका है। बेसिल अब एक संदेह में जी रहा है और डोरियन अब उस खेल को खेलने लगा है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब प्रश्न ये है, क्या बेसिल कभी उस चित्र को देख पाएगा? क्या डोरियन की आत्मा में बचे होंगे कोई पछतावे के बीज, या अब उसका पतन इतना गहरा हो जाएगा कि वापसी नामुमकिन हो जाएगी? अब तक डोरियन उस बदलते हुए चित्र को देखता रहा है, कभी घबराकर, कभी मोह में डूबकर। लेकिन अब जब बेसिल हैलवर्ड ने उसे चित्र के बारे में पूछना शुरू किया है और जब लॉर्ड हेनरी उसके मन को भटकाने में लग गया है, डोरियन समझ चुका है कि अब ये चित्र केवल कला नहीं रहा, ये अब एक खतरा है। डोरियन का मन अब ये तय कर चुका है कि इस रहस्य को दुनिया से छुपा देना चाहिए। उस आत्मा की गिरावट को, उस अनैतिकता को, उस गुप्त जीवन को जो अब धीरे धीरे उसके अंदर घर कर चुका है। वो अपने नौकर को बुलाता है, कहता है, एक बड़ा कमरा ऊपर है, पुराने स्कूल रूम जैसा, वहां मुझे ताला लगवाना है। नौकर अचरज में है लेकिन कुछ नहीं पूछता। वो जानता है कि अब डोरियन के आदेश में वो मासूमियत नहीं रही, अब उसमें आज्ञा और डर का मिश्रण है। फिर डोरियन एक बढ़ी को बुलवाता है। वो कहता है कि वो एक भारी ताला लगाना चाहता है, ऐसा ताला जिसे केवल वही खोल सके। जब बढ़ी उसे देखता है तो उसकी आंखों में संदेह भी झलकता है, लेकिन डोरियन की मुस्कान उसे शांत कर देती है। वही आकर्षक चेहरा जो हर झूठ को सच की तरह पेश कर सकता है। जब कमरा तैयार हो जाता है, डोरियन चित्र को देखने जाता है, धीरे धीरे, ध्यान से। अब उसमें सिबिल की मौत के बाद की क्रूरता और उदासीनता की झलक दिखने लगी है। आंखें कठोर हो चुकी है, चेहरा अब मासूम नहीं बल्कि साजिश भरा लगता है। वो इसे एक काले कपड़े से ढकता है, जैसे कोई इंसान अपने जमीर को ढक रहा हो ताकि अब उससे नजरों का सामना न करना पड़े। वो इसे सावधानी से ऊपर ले जाता है उस बंद कमरे में, और जब वो ताले की आवाज सुनता है तो उसकी आत्मा में एक अजीब सुकून और डर का मिश्रण पैदा होता है। अब चित्र वहां बंद है, किसी से दूर, दुनिया की आंखों से ओझल, लेकिन डोरियन की आत्मा से हमेशा जुड़ा हुआ। डोरियन की आंतरिक बेचैनी बहुत स्पष्ट दिखती है। वो दिखाना चाहता है कि वो अब इससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि चित्र जितना बदलता है उतनी ही बेचैनी उसके मन में गहराती जाती है। इस सब के बीच डोरियन एक और काम करता है। वो पुरानी किताबें और आर्टिफैक्ट्स देखने लगता है, जैसे किसी प्राचीन रहस्य की खोज में हो। उसे अब सुंदरता और विलासिता में एक नशा महसूस होने लगा है। वो खुद को ये विश्वास दिलाने लगता है कि जो हो रहा है वो एक अद्वितीय अनुभव है, कि उसके साथ जो घट रहा है वो आम नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जिसे शायद केवल कुछ महान आत्माएं ही समझ सकती है। अब वो चित्र जो पहले उसके मासूम चेहरे का सुंदर चित्र था, अब उसकी आत्मा का जेल बन चुका है, और डोरियन उस जेल का एकमात्र प्रहरी। अब वो खुद को आजाद समझ रहा है, लेकिन क्या वाकई वो आजाद है, या फिर अब उसकी जिंदगी एक ऐसे खेल में बदल गई है
जहां हर निर्णय उसकी आत्मा को थोड़ा और गहरा घाव देता है। जब इंसान सच का सामना करने की हिम्मत नहीं करता तो वो उसे छुपा देता है, लेकिन जो छुपा हुआ सच है वो कभी सोता नहीं। वो इंतजार करता है सही वक्त पर सामने आने का। डोरियन ग्रे अब अपने चित्र के साथ एक अजीब संबंध में है। वो अब पुराने चित्र को एक अजनबी की तरह देखता है। चित्र के बदलते रूप जो पहले उसे डराते थे अब उसे एक आत्मीयता सी लगने लगी है। अब वो उस चित्र से एक ऐसे अजीब कनेक्शन में बंध चुका है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। डोरियन पूरी दुनिया के सामने सिर्फ अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी सभी इच्छाओं, गलतियों और घृणाओं से जीने का फैसला करता है। वो अपने अंदर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाहर की दुनिया को नष्ट करता है और धीरे धीरे अपने सच्चे स्वरूप से दूर होता जाता है। वो अपने जीवन को बिना किसी नियम, बिना किसी पछतावे के जीने लगता है। अब उसका ध्यान केवल भव्यता और समृद्धि पर केंद्रित है। वो जिस चीज को चाहता है उसे हासिल करने में कोई रुकावट नहीं देखता। जो कुछ भी उसकी इच्छाओं की राह में आता है वो उसे नष्ट कर देता है। अब डोरियन का जीवन आनंद और भोग की ओर मोड़ चुका है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसका हृदय और भी खाली, और जितना उधड़ता है उतना अंधेरे में डूबता है। डोरियन की नजरों में अब पूरी दुनिया एक नकली और असत्य जगह बन चुकी है जिसमें लोग सिर्फ बाहरी चीजों में खोए हुए हैं। वो अब खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसे नैतिकता और सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपनी इच्छाओं और अपनी खुशी की ओर बढ़ता जाता है। डोरियन ने अब एक और कदम आगे बढ़ाया है। वो एक बड़े पार्टी में शामिल होता है जहां विभिन्न लोग ख्याति और सुंदरता के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसकी बाहरी दुनिया ने उसे एक सिद्धांतहीन जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया है। बेसिल हैलवर्ड और लॉर्ड हेनरी दोनों का ही प्रभाव उसके जीवन पर अब और गहरा हो चुका है। बेसिल की चिंता और हेनरी का आदर्श उसे ऐसे रास्ते पर ले आए हैं जहां वो अब सिर्फ खुद के लिए जी रहा है। अंत में जब डोरियन का चित्र उससे दूर है और वो खुद को अब और भी ज्यादा परिष्कृत समझता है तो वो संसार के हर रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका चित्र बदलता जाता है उसका मन और आत्मा अधिक से अधिक कठोर और खोखला होता जाता है। वो अपने जीवन को छिपाने की बजाय अब पूरी दुनिया को बताने का प्रयास कर रहा है कि वो अंतिम आनंद के खोजी है। लेकिन वो नहीं जानता कि इस खोज में वो अपने दिल की पूरी पवित्रता और संवेदनशीलता को खो चुका है। यहाँ तक कि डोरियन अब किसी से भी सच्चाई छिपाने की कोशिश नहीं करता। उसकी जिंदगी एक प्रदर्शन बन चुकी है और वो ये समझ चुका है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुंदरता सिर्फ उसका चेहरा और नाम है। बाकी सब कुछ उसे एक खेल जैसा महसूस होता है। एक इंसान जब अपनी आत्मा से भागने की कोशिश करता है तो वो अंततः अपने भीतर की अंधकारपूर्ण दुनिया को अपनी असल दुनिया बना लेता है। डोरियन अब न केवल चित्र से बंधा हुआ है बल्कि हर सांस और कदम में अपने पापों और आत्मिक हानि से जकड़ा हुआ है। आगे की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जब डोरियन के जीवन में वो चेतना की कमी साफ दिखने लगती है जिसे वो कभी अपनी नजर से छिपाने में सफल रहता था। अब तक डोरियन ने खुद को और अपने चित्र को पूरी दुनिया से दूर रखा था। चित्र को ताले में बंद किया गया था और दुनिया को ये विश्वास दिलाया गया था कि वो वही मासूम युवक है जिसे कभी किसी ने नहीं समझा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया डोरियन का आत्मविश्वास और संतोष खोता जाता है। अब वो अपने अंदर के खालीपन को महसूस करने लगा है। उसकी उपस्थिति हर जगह पर असर डालने वाली होती है, लेकिन उसके भीतर का अंधेरा उसे धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। वो अब ज्यादा अस्थिर और बेचैन हो गया है। वो जब भी अपने चित्र को याद करता है तो उसे डर लगता है कि क्या उसकी आत्मा अब कभी बच पाएगी। डोरियन का जीवन अब हर रोज एक नए रास्ते की ओर बढ़ता है, लेकिन वो रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक और धुंधला हो चुका है। उसे ये एहसास होता है कि वह जितना भागेगा उतना ही वह अपने सच्चे रूप से दूर होता जाएगा। एक लंबा समय बीत चुका है। बेसिल हॉलवर्ड
जो एक समय डोरियन ग्रे का सबसे प्रिय मित्र था, अब उससे बहुत समय से नहीं मिला है। एक पुराना रिश्ता फिर दस्तक देता है। बेसिल अचानक एक रात डोरियन के घर आता है। बाहर बारिश हो रही है और हवा में एक बेचैन सन्नाटा है, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि कोई रहस्य गहराता जा रहा है। डोरियन उसे देखकर थोड़ा चौंकता है, लेकिन शांत रहने का नाटक करता है। बेसिल की आंखों में चिंता है और उसके शब्दों में कसक। वो सीधा सवाल नहीं करता, लेकिन उसके लहजे में साफ झलकता है कि वो डोरियन के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। अफवाहें, बातें, समाज के कानाफूसी भरे संवाद। वो कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है डोरियन। बहुत से युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और हर जगह तुम्हारा नाम आता है। डोरियन चुपचाप सुनता है, लेकिन उसके अंदर का भय थोड़ा थोड़ा करके बाहर झांकने लगता है। बेसिल डोरियन को समझाना चाहता है। वो चाहता है कि डोरियन अपने जीवन पर दोबारा विचार करे, आत्मा की शुद्धता के बारे में सोचे। लेकिन डोरियन अब वो इंसान नहीं रहा जो वो पहले हुआ करता था। उसकी आत्मा में पाप बस चुका है और वो जानता है कि बेसिल अगर और करीब आया तो उसकी सच्चाई को जान जाएगा। बातों बातों में बेसिल चित्र की बात करता है, वही चित्र जिसे उसने सालों पहले बनाया था और जो डोरियन के रूप की सुंदरता का प्रतिबिंब था। बेसिल अब भी सोचता है कि वह चित्र डोरियन के पास सुरक्षित है, वैसा ही जैसा उसने बनाया था। लेकिन डोरियन जानता है कि अब वो चित्र उसकी आत्मा का आईना बन चुका है। हर पाप, हर अपराध, हर दोष उसमें उभर चुका है। डोरियन बेसिल को ऊपरी मंजिल पर ले जाने का निर्णय करता है, उस छिपे हुए कमरे में जहां वह चित्र सालों से रखा है। ये निर्णय अचानक है, लेकिन बेहद गहरा भी। वो चाहता है कि बेसिल अब सच्चाई देखे, ताकि वो जान सके कि डोरियन आज क्या बन चुका है। जैसे ही वे ऊपर जाते हैं, बारिश तेज हो जाती है, वातावरण और भी भारी हो जाता है। बेसिल कुछ नहीं जानता कि वो किस ओर ले जाया जा रहा है, लेकिन डोरियन की आंखों में कुछ है, एक ऐसा भाव जो भय और गर्व का अजीब सा मिश्रण है। वह एक रहस्य के द्वार पर खड़ा, जहां एक पुराना मित्र सत्य के बहुत करीब पहुंच गया है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि उस सच्चाई की कीमत क्या हो सकती है। पाप तब तक डराता नहीं जब तक कोई उसे देख न ले, और जब कोई देखता है तो पाप या तो रो पड़ता है या मार डालता है। एक गहराई से भरी रात है। डोरियन ग्रे के आलीशान लेकिन उदासी से भरे घर का माहौल बोझिल है। कमरे की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स खामोश गवाह बनकर टंगी है। ऐसे में उसके पुराने मित्र और कलाकार बेसिल हॉलवर्ड उसके घर आता है। बेसिल चिंतित है, क्योंकि समाज में डोरियन के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। नैतिक पतन, भ्रष्ट जीवन शैली और कई युवा पुरुषों का विनाश। बेसिल चाहता है कि डोरियन सफाई दे, कि वो उसे सच्चाई बताए। डोरियन पहले तो टालता है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा करने का निर्णय लेता है जिसे वो कभी किसी को नहीं दिखाना चाहता था, अपनी आत्मा की सच्चाई। वो बेसिल को उस चित्र के पास ले जाता है जिसे उसने वर्षों पहले बनवाया था। वह चित्र जो अब उसके असली रूप को दर्शाता है, जबकि बाहर डोरियन का चेहरा आज भी वैसा ही सुंदर और जवान है। जब बेसिल उस चित्र को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखों के सामने एक विकृत, कुरूप चेहरा है, जिसकी आंखों में पाप है, आत्मा में सड़न है और रूप में भयानक भय। बेसिल ये सब देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये वही डोरियन ग्रे है जिसे उसने एक बार अपनी कला का आदर्श माना था। बेसिल की आंखों में दर्द और डर दोनों झलकते हैं। वो डोरियन से कहता है कि उसे अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए और ईश्वर से माफी लेनी चाहिए। लेकिन डोरियन अब उस स्तर पर नहीं है जहां पश्चाताप बचा हो। उसकी आत्मा अब विकृति से भर चुकी है। क्रोध, अपराध बोध और आत्मरक्षा के मिले जुले भाव में वो एक चाकू उठाता है और अपने सबसे पुराने मित्र, उस व्यक्ति को जिसने उसका चित्र बनाया था, बेसिल की बेरमी से हत्या कर देता है। ये डोरियन के पतन की पराकाष्ठा है। ये वो क्षण है
जब वो केवल आत्मा में नहीं बल्कि वास्तव में एक हत्यारा बन जाता है। और जैसे जैसे खून बहता है वैसे वैसे डोरियन अपने अंदर की संवेदना को और गहरा दफन कर देता है। इस हत्या के बाद डोरियन में डर और बेचैनी तो है, लेकिन पश्चाताप नहीं। वो अब उस मार्ग पर आगे बढ़ चुका है जहां से वापसी संभव नहीं। बेसिल की हत्या उसके जीवन का सबसे निर्णायक और आत्मविनाशकारी मोड़ बन जाती है। सुबह की धुंधली रोशनी कमरे में दाखिल होती है, लेकिन डोरियन ग्रे के घर के अंदर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। एक रात पहले उसने वो काम कर दिया है जिसे छिपाना अब आसान नहीं। बेसिल हॉलवर्ड की हत्या अब केवल एक भयानक स्मृति नहीं बल्कि एक सच है जो कमरे की हवा में बसा हुआ है। डोरियन अपने शानदार लिबास में बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर अपराध बोध की आग जल रही है। कमरे के ऊपरी माले में बेसिल का शव छिपा है और डोरियन जानता है कि उसे अब कोई रास्ता निकालना होगा जिससे वो इस पूरे कांड से बच सके। उसका चेहरा अब भी उतना ही सुंदर और मासूम लगता है, लेकिन उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ है। वो एक व्यक्ति को याद करता है, एलन कैंपबेल। एक बार वो उसका करीबी मित्र था और शायद उससे कहीं ज्यादा, लेकिन समय और परिस्थितियों ने दोनों को अलग कर दिया। एलन अब एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है, रसायनों और प्रयोगों में व्यस्त, और डोरियन जानता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो उसका ये अपराध छिपा सकता है तो वो एलन ही है। डोरियन एलन को एक पत्र लिखता है, बहुत संयम से। जब एलन आता है तो पहले तो वो डोरियन से मिलने से झिझकता है, लेकिन डोरियन की जिद और रहस्यमयी आग्रह को नजरअंदाज नहीं कर पाता। जब वो कमरे में आता है तो डोरियन उसे वो सच बताता है, बिना ज्यादा विस्तार के, बस इतना कि उसे एक लाश से छुटकारा चाहिए। एलन पहले घृणा करता है, वो साफ मना करता है। उसका विज्ञान नैतिकता से बंधा है, वो ऐसे किसी कार्य में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन डोरियन वही करता है जिसके लिए वो अब जाना जाने लगा है, भावनात्मक और मानसिक ब्लैकमेल। वो एलन को किसी गहरे अतीत की बातों से डराता है, कुछ ऐसा जो एलन को पूरी तरह तोड़ सकता है अगर सामने आ जाए। ये संकेत बहुत मजबूत है। एलन टूट जाता है। मौन के बाद एलन मदद करने को राजी हो जाता है। वो कहता है कि उसे रसायन लाने के लिए कुछ समय चाहिए। डोरियन अकेला रह जाता है, कमरे के उस हिस्से में जहां उसकी आत्मा की सड़न फैली हुई है। वो धीरे धीरे अपराध बोध को दबा रहा है, उसे शांत कर रहा है अपनी सुंदरता के पर्दे के पीछे। कुछ घंटों बाद एलन लौटता है। वो चुपचाप, वैज्ञानिक की तरह, अपने सारे उपकरणों के साथ बेसिल के शव को रसायनों से पूरी तरह नष्ट कर देता है। किसी निशान को बाकी नहीं छोड़ता। सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन केवल बाहर से। और कुछ दिन बाद एलन कैंपबेल ने खुद को गोली मार ली। डोरियन अब फिर से अपने दिन की शुरुआत करता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि एक बार हत्या हो जाने के बाद मनुष्य उसे भुला सकता है, पर उसकी आत्मा पर वो हमेशा एक दाग छोड़ती है। और वह दाग उस चित्र में धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा है। एक आलीशान, भव्य रात्रिभोज जहां डोरियन ग्रे खुद को शानो शौकत से घिरा पाता है। वहां समाज के प्रभावशाली और कुलीन लोग उपस्थित हैं, जो हंसते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेते हैं। डोरियन भी उन्हीं के बीच बैठा है, सुंदर, आकर्षक, सहज, लेकिन उसके दिल के अंदर एक भारी रहस्य सुलग रहा है। वो रात है जब डोरियन ने बेसिल की हत्या की थी। उस हिंसा के ठीक बाद वो एक साधारण, सामान्य व्यक्ति की तरह समाज में बैठे हुए हैं। उसकी आंखों में डर नहीं, चेहरा शांत है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन भीतर आत्मा बिखर रही है। बाहरी मुखौटा और अंदर की घुटन, एक गहरा द्वंद्व। डोरियन अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है। वो मेजबान की तरह व्यवहार करता है, मेहमानों से बातचीत करता है, अपने ऊपर कोई शक न होने देने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन हर मुस्कान के पीछे उसे बेसिल का चेहरा दिखाई देता है। डोरियन का मन बार बार उस भयानक घटना की ओर चला जाता है।
उसके हाथों पर लगा खून, बेसिल की आंखों का आखिरी भाव और उस चित्र का वो बदसूरत बदलाव, सब कुछ उसकी आंखों में तैर रहा है, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकता। इस पूरी शाम में डोरियन को किसी चीज का सबसे ज्यादा डर है, एक छोटी सी गलती जो उसे उजागर कर सकती है। कोई एक शब्द, एक हाव भाव, कोई एक नजर जो बता दे कि उसने क्या किया है। लेकिन उसकी अभिनय क्षमता इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वो खुद को छिपा लेता है। कभी कभी इंसान अपने अपराधों को छिपा तो सकता है, लेकिन उनसे दूर नहीं भाग सकता। डोरियन बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही टूटा हुआ है। उसके चेहरे पर हंसी है, पर आत्मा कांप रही है। रात्रि भोज समाप्त होता है, मेहमान चले जाते हैं, चारों ओर सन्नाटा है और अब डोरियन अकेला है, फिर से अपने चित्र के साथ। वो जानता है कि बाहर की दुनिया को वो धोखा दे सकता है, लेकिन अपने उस चित्र को नहीं जो उसकी आत्मा का आईना बन चुका है। चित्र अब और भी अधिक विकृत हो चुका है। उसकी आंखों में नफरत, होठों पर क्रूरता और चेहरे पर एक ऐसी हिंसा जो डोरियन को ही भयभीत कर देती है। वो खुद को इस स्वरूप में नहीं देखना चाहता, लेकिन ये स्वरूप अब उसका ही हिस्सा है। किसी भी पाप का भार चाहे छुपा लिया जाए, लेकिन वो मन के भीतर किसी न किसी कोने में जिंदा रहता है। डोरियन अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां पीछे लौटने की कोई राह नहीं बची। वो सामाजिक रूप से जिंदा है, लेकिन भीतर से मर चुका है। एक अजीब और भारी मनस्थिति। डोरियन ग्रे अब भीतर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। समाज की भीड़ के बीच उसने अपनी छवि को बचाए रखा था, लेकिन अब वो अपने ही अपराध की सच्चाई को दबाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुनता है जो उसे और भी ज्यादा अंधेरे में ले जाता है। वो निकल पड़ता है शहर के एक ऐसे हिस्से में जहां अपराध, नशा और नैतिक पतन खुलेआम चलते हैं। ओपियम डेन यानी नशीली धुएं से भरा एक अड्डा। डोरियन यहां आने से खुद को थोड़ा सजा देना चाहता है, या शायद वो खुद को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। उसकी आत्मा अब इतनी थकी हुई है कि वो किसी भी तरह की मुक्ति या मोक्ष की उम्मीद नहीं करता। ये जगह अंधेरे से भरी है, बाहर का शोर, भीतर की धुंध और वहां पड़े हुए लोग, जैसे सब कुछ एक भूल भुलैया हो जहां से कोई वापसी नहीं। डोरियन वहां नशा करने जाता है, अपनी संवेदनाओं को सुन्न करने के लिए। वो अब पीड़ा को महसूस नहीं करना चाहता, केवल भूल जाना चाहता है कि उसने किसी की हत्या की है और वो इंसान अब कभी वापस नहीं आएगा। इस अड्डे में डोरियन की मुलाकात एक पुराने जानकार से होती है, एक ऐसा व्यक्ति जो उसे वर्षों पहले के नाम से जानता है, और वहीं से उसकी छवि को खतरा होने लगता है। वो डोरियन को प्रिंस ऑफ चर्म यानी एक मोहक युवा के रूप में पहचानता है, लेकिन डोरियन उससे भाग निकलता है। लेकिन भागते हुए वो एक और व्यक्ति से टकराता है और यही कहानी लेती है एक चौंकाने वाला मोड़। ये व्यक्ति है जेम्स वैन, जो सिबिल वैन का भाई है। वही सिबिल जिसकी आत्महत्या डोरियन की वजह से हुई थी। जेम्स सालों से डोरियन को ढूंढ रहा था और अब आखिरकार उसका सामना हो ही गया। जेम्स डोरियन को मार देना चाहता है। उसका गुस्सा भड़क उठा है। एक भाई की आग जो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन डोरियन उसे चकमा देता है। वो कहता है कि सिबिल की मौत तो 18 साल पहले हुई थी और उसका चेहरा देखो, क्या वो उस समय का हो सकता है? और जेम्स, जो डोरियन के आज भी जवान दिखते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाता है, उसे जाने देता है। यहाँ एक बार फिर डोरियन को बचा लेता है उसका यौवन और रहस्यमयी सुंदरता, लेकिन ये सुंदरता अब उसके लिए एक अभिशाप बन चुकी है। डोरियन जानता है कि वो अब चाहे जितना भी भाग ले, उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जेम्स वैन जैसे लोग उसकी अंतरात्मा की आवाज की तरह है, जो उसे उसकी सच्चाई की याद दिलाते रहेंगे। डोरियन की आत्मा अब भी गहराई से पुकार रही है, लेकिन वो पुकार इतनी दब चुकी है कि उसे खुद डोरियन भी सुन नहीं पाता। उसका जीवन अब नशे, भय और भागने का बन चुका है, और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि वो अब भी अपने आप को निर्दोष मानने की कोशिश कर रहा है।
जब इंसान अपने पापों से मुंह मोड़ता है, तब वे पाप एक राक्षस बनकर पीछा करते हैं। डोरियन अब उस मोड़ पर है जहां वो न खुद को बदल सकता है, न ही दूसरों को मना सकता है कि वो एक अच्छा इंसान है। वो भले ही आज भी सुंदर दिखे, लेकिन उसके भीतर एक नष्ट हो चुकी आत्मा चुपचाप बिलख रही है। डोरियन ग्रे की एक गार्डन पार्टी, एक खूबसूरत सजे हुए बगीचे में संगीत बज रहा है, फूलों की खुशबू फैली है और कुलीन वर्ग के लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं। सब कुछ ऊपर से सुंदर, व्यवस्थित और सामाजिक लगता है। डोरियन फिर से उसी रूप में दिखाई देता है, आकर्षक, मिलनसार, प्रभावशाली। लेकिन एक फर्क अब साफ नजर आता है, उसके भीतर कुछ टूट चुका है और वो धीरे धीरे उस टूटन को बाहर की सुंदरता से ढकने की कोशिश कर रहा है। वो फिर से समाज के बीच अपनी छवि को बचाना चाहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक नया किरदार और डोरियन की बातचीत सामने आती है। ग्लेडिस, लेडी नार्बरो की बेटी। वो तेज, आत्मविश्वासी और डोरियन से कुछ आकर्षण रखती है। उनकी आपसी बातचीत में हास्य, चातुर्य और थोड़ा सा छुपा हुआ आकर्षण है, लेकिन डोरियन की ओर से सब कुछ संयमित और सतही है। अब डोरियन किसी भी गहराई से डरने लगा है। वो केवल उन बातों में उलझना चाहता है जो उसकी आत्मा को न छेड़े। वो चाहता है कि लोग उसे उसी पुराने रूप में देखें, मासूम, आकर्षक, परिपूर्ण। लेकिन वो जानता है कि वो अब ऐसा नहीं है। डिनर के बाद डोरियन फिर से अकेला हो जाता है और उसके भीतर का तनाव उसे परेशान करने लगता है। ये हमें दिखाता है कि किस तरह वो हर दिन, हर मिलन, हर मुस्कान के पीछे अपने अपराध को छुपा रहा है। उसका चेहरा आज भी जवान है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी थकावट है जो सिर्फ वो खुद जानता है। दूसरों को वो अब भी एक आदर्श पुरुष सा लगता है, लेकिन वो खुद को एक ऐसा पिंजरा समझता है जिसमें उसकी आत्मा कैद है। डोरियन खुद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये भागना एक स्थायी हल नहीं है। वो अपनी अंतरात्मा को दबा रहा है, लेकिन वो पुकार हर रात, हर एकांत में फिर से सामने आ जाती है। जब तक आत्मा को सच्चा आराम नहीं मिलता, तब तक हर बाहरी प्रयास केवल एक मुखौटा रह जाता है। एक सुंदर सी सुबह, जहां डोरियन अपने एक पुराने दोस्त लॉर्ड जेफरी के साथ जंगल की ओर शिकार पर गया होता है। बाहर की दुनिया में मौसम साफ है, सूरज हल्की रोशनी बिखेर रहा है और पंछियों की चहचहाहट के बीच सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन डोरियन का मन अब भी हल्का नहीं है। हालांकि उसके आसपास हंसी मजाक और सामाजिक बातचीत चल रही है, पर उसका दिल भारी है। बीते कुछ दिनों में उसे जिस तरह से जेम्स वैन ने जान से मारने की कोशिश की थी, वो डर अब भी उसके अंदर गूंजता है। वो जानता है उसकी सुंदरता उसे एक बार बचा सकती थी, लेकिन बार बार नहीं। शिकार के दौरान डोरियन अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। वो बार बार इधर उधर देखने लगता है, जैसे कोई उसे दूर से घूर रहा हो। और फिर अचानक एक गोली चलती है। ये गोली किसी जानवर को मारने के लिए चलाई गई थी, लेकिन वो गलती से एक इंसान को लग जाती है और वो इंसान तुरंत मर जाता है। डोरियन के चेहरे पर एक भयभीत सन्नाटा छा जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसका पहला ख्याल ये होता है, क्या वो मरा हुआ आदमी जेम्स वैन तो नहीं है? वो दौड़कर उस मृत शरीर के पास जाता है और जब उसका चेहरा देखा जाता है तो सच्चाई सामने आती है। हाँ, वो जेम्स वैन ही था। वो वही व्यक्ति था जो अपनी बहन सिबिल की आत्महत्या का बदला लेने डोरियन के पीछे पड़ा था। लेकिन अब वो मर चुका है और डोरियन के सामने से एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा के लिए हट गया है। लेकिन क्या वाकई खतरा टल गया? डोरियन को कुछ पल के लिए राहत महसूस होती है। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे भाग्य ने फिर से उसकी रक्षा की हो। लेकिन भीतर से वो जानता है, ये मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी। ये शायद भाग्य द्वारा उसे मिली एक और चेतावनी थी। हम अपने पापों से कितना भी दूर भाग ले, वे कभी न कभी लौटते हैं। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी आत्मग्लानि के रूप में और कभी किसी
दुर्घटना के बहाने। डोरियन अब पूरी तरह उस जगह पर पहुंच चुका है जहां हर राहत में भी डर छिपा है और हर जीत के नीचे एक हार की आहट सुनाई देती है। लॉर्ड हेनरी और डोरियन ग्रे के बीच की एक लंबी बातचीत से वे दोनों फिर से उसी तरह आमने सामने बैठे हैं जैसे उपन्यास की शुरुआत में थे, चाय की मेज पर सुंदर वातावरण में। लेकिन इस बार विषय अलग है। डोरियन अब खुद को बदलने की बातें करता है। वो लॉर्ड हेनरी से कहता है कि वो अब वो नहीं रहा जो पहले था। वो अब नेक बनने की कोशिश कर रहा है। उसने हाल ही में एक गांव की लड़की को, जिसे वो बहला सकता था, जानबूझकर छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक और जीवन उसकी वजह से बर्बाद हो। लॉर्ड हेनरी हैरान होता है क्योंकि उसे डोरियन हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता था जो केवल इंद्रियों के आनंद और स्वार्थ की सुंदरता में डूबा रहता था। उसे ये परिवर्तन नकली लगता है और वो मजाकिया लहजे में पूछता है, तुम अचानक संत कैसे बन गए? डोरियन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। वो सचमुच बदलना चाहता है या कम से कम खुद को यही विश्वास दिलाना चाहता है। लेकिन जब लॉर्ड हेनरी उसके पुराने पापों की बात करता है, सिबिल वेन, एलन केम्प, बेजल, तो डोरियन के चेहरे पर स्याही छा जाती है। डोरियन अपने कमरे में रखी उस रहस्यमय तस्वीर की ओर इशारा करता है। वो अब भी छुपी हुई है और अब उसमें कुछ नया बदलाव दिखा है। डोरियन सोचता है कि शायद उसके एक छोटे से अच्छे काम ने तस्वीर को थोड़ा कम कुरूप बना दिया हो। लेकिन जब वो जाकर तस्वीर देखता है तो वो और भी ज्यादा बदसूरत लगती है। अब डोरियन को समझ में आता है, मैंने अच्छा काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पवित्र था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं खुद को अच्छा दिखाना चाहता था। और यही पाखंड उस तस्वीर में और भी गहरा जहर भर देता है। सिर्फ बाहरी बदलाव बिना आंतरिक पश्चाताप के कोई सच्ची मुक्ति नहीं लाते। डोरियन सोचता है कि एक दो अच्छे काम करने से सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा जानती है तू अब भी वैसा ही है, बस चेहरे पर मास्क बदल गया है। लॉर्ड हेनरी इस बातचीत में एक और गहरी बात कहता है कि वो कभी यकीन नहीं करता किसी पाप या नैतिकता में। इंसान वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। और यही डोरियन और हेनरी की राहें धीरे धीरे अलग होने लगती है। डोरियन अब जानता है कि उसके पास समय कम है और उसका असली युद्ध अब उसके और उसके ज़मीर के बीच शुरू होने वाला है। अब जब डोरियन ग्रे पर हर ओर से दबाव बढ़ चुका है, बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की आग से, तो वो एक निर्णय लेता है। वो चाहता है आजादी, पर ये आजादी समाज से नहीं बल्कि उस खौफनाक चित्र से चाहिए जिसने वर्षों तक उसके पापों को धोया है। जब उसने सोचा था कि एक अच्छा काम करने से उसकी आत्मा साफ हो जाएगी, तब तस्वीर में उसके चेहरे पर और भी ज्यादा क्रूरता और दिखावा भर गया था। अब उसे यकीन हो गया, सिर्फ काम नहीं, नियत और पश्चाताप ही आत्मा को पवित्र बनाते हैं। डोरियन अब तस्वीर को नष्ट करने का निर्णय करता है क्योंकि वो समझता है कि अगर ये तस्वीर ही मेरी आत्मा का प्रतीक है तो इसे मिटा देने से शायद मैं आजाद हो जाऊं। वो अपने हाथ में एक चाकू उठाता है, वही चाकू जिससे उसने पहले बेजल की हत्या की थी। और अब उसी चाकू से वो अपनी ही आत्मा के प्रतीक उस चित्र को खत्म करना चाहता है। वो चित्र के सामने खड़ा होता है, एक लंबी सांस लेता है और फिर सीधा चाकू उस कुरूप चेहरे के सीने में घूम देता है। उसी क्षण एक भयावह चीख हवाओं में गूंजती है, जैसे किसी आत्मा ने अपने पिंजरे को तोड़ने की आखिरी कोशिश की हो। घर के नौकर दौड़ते हुए ऊपर आते हैं और वहां का दरवाजा बंद पाते हैं। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो तस्वीर फिर से वही पुरानी सुंदर तस्वीर बन चुकी होती है, वही जो वर्षों पहले बनी थी। लेकिन फर्श पर पड़ा हुआ होता है एक कुरूप, बूढ़ा, डरावना आदमी जिसकी पीठ में चाकू घुसा होता है। उसे पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन जब उसकी अंगुलियों में वही अंगूठी दिखाई देती है तब सब समझ जाते हैं वो डोरियन ग्रे था। और यही समाप्त होती है द पिक्चर ऑफ डोरियन, एक ऐसी कहानी जो केवल सौंदर्य की नहीं, आत्मा की कीमत की कहानी है।
डोरियन ग्रे की कहानी वास्तव में हम सभी की चेतावनी है। हम कितनी भी सुंदरता, सफलता या आनंद की तलाश करें, अगर हमारी आत्मा पाखंड, घृणा और स्वार्थ से भरी हो तो बाहर का सौंदर्य केवल एक मुखौटा होता है। डोरियन ने वो किया जो हम सब कभी न कभी करते हैं, अपने पापों को छुपाना, उनसे दूर भागना और बाहर की छवि को सुंदर बनाए रखना। लेकिन आत्मा को कोई धोखा नहीं दे सकता। इस उपन्यास में लॉर्ड हेनरी की बातें चाहे कितनी भी आकर्षक लगे, लेकिन लेखक ऑस्कर वाइल्ड अंत में यही दिखाना चाहते हैं। अगर इंसान केवल इंद्रियों के पीछे भागे और नैतिकता को भूल जाए तो उसका अंत बर्बादी ही होता है। डोरियन ने आत्मा को गिरवी रख दिया, लेकिन अंत में उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। सुंदरता क्षणिक है, आत्मा अनंत। जो चेहरे पर है वो दुनिया देखती है, लेकिन जो आत्मा पर लिखा है वो अंत तय करता है। और डोरियन ग्रे का अंत उसके आत्मा की सच्चाई था।